दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे देश की डेमोक्रेसी को अच्छा परफॉर्म करना है, तो कहीं न कहीं हमारा जो पार्लियामेंट है ना, उसको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? अब पार्लियामेंट का आज से जो मॉनसून सेशन है, वो स्टार्ट हो रहा है। अब इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि 1 साल में कितने सेशंस होंगे। ध्यान से समझ रहे हैं इसको? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कितने सेशन होंगे। क्या लिखा है सिर्फ़ फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? उसमें लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि मान लो ये आपके 2 सेशंस हैं, इनके बीच का जो गैप है ना, वो गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना? बस ये लिखा हुआ है कि द गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पर एक प्रथा के क कह लो कि एक तरह से जैसा हम करते आ रहे हैं, तो हम जनरली 3 सेशन 1 साल में होते हैं पार्लियामेंट के। एक आपका हो जाता है जो बजट सेशन, ठीक है ना? बजट सेशन में भी हमने डिस्कशन करी थी, कैसे-कैसे बजट को पास करते हैं। अभी जो स्टार्ट होने जा रहा है वो हो गया आपका मॉनसून सेशन और तीसरा आपका जो जनरली हम देखते हैं दैट इज़ विंटर सेशन। ये बातें कहीं पर भी संविधान में ऐसी नहीं लिखी कि हाँ बजट सेशन होगा या मॉनसून सेशन होगा या विंटर सेशन होगा, नहीं। संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 सेशंस के बीच का जो गैप होता है ना, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। अब देखो पार्लियामेंट का काम क्या है? कहीं न कहीं एक तरह से डिबेट एंड डिस्कशन को प्रमोट करना, ठीक है? बट काफ़ी बार ना हमें इसके अंदर एक रकस भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ठीक है ना, पार्टीज़ एक-दूसरे के ऊपर काफ़ी खराब आरोप लगाती हैं एंड उस वजह से जो डिबेट एंड डिस्कशन है वो साइडलाइन हो जाता है। इवन यही सिमिलर चीज़ें हमें कई बार जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं, उसके अंदर भी देखने को मिलती हैं। जैसे रिसेंटली आप कर्नाटका का एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, ठीक है? कल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ वहाँ पे उनकी जो असेंबली थी, उसके अंदर देखने को मिले। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा ये लिए, ये जो मॉनसून सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इसके साथ में आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है, द हिंदू के अंदर रिपोर्ट है कि इंडिया क्लाइम्स ऑन पासपोर्ट इंडेक्स टू पोजीशन नंबर 70, सिंगापुर एट टॉप पोजीशन। तो दरअसल में ना एक हेनली करके होता है, ठीक है, हेनली एंड पार्टनर्स, उनके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कौन सा इंडेक्स है, इसको हेनली या पासपोर्ट इंडेक्स भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया से कितनी आसानी से मान लो कहीं और हमें जाना है, ठीक है ना, तो कितनी कंट्रीज में हमें वीज़ा फ्री एक्सेस देखने को मिलता है। समझ आई बात? कि मान लो आप इंडिया से जाना है, तो आपको कितनी कंट्रीज़ को आप अपने पास इंडिया के पासपोर्ट के थ्रू वीज़ा फ्री हम जा सकते हो, ठीक है? या तो हो सकता है कि बिना वीज़ा के रिक्वायरमेंट के आप उस कंट्री के अंदर एंटर हो सकते हो या फिर वहाँ पर पहुँचकर बेसिकली आपको जो वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी वो दी जाती है। तो इंडिया ना अभी करंटली दुनिया में 80th पोज़ीशन के ऊपर है। ठीक है ना? 57 कंट्रीज़ ऐसी है जिसके जिसके अंदर आप जा सकते हो बिना वीज़ा के या फिर आपको वहाँ पे जाकर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो सर ये अच्छी बात है या खराब बात है? देखो हमारा रैंक ज़रूर इम्प्रूव हुआ है, बट अगर आप नोटिस करोगे ना तो दुनिया में हम काफ़ी नीचे हैं 80th पोज़ीशन के ऊपर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंगापुर की बात करो, सिंगापुर ना टॉप के ऊपर है और सिंगापुर से आप लगभग 192 कंट्रीज़ अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है ना 192 ग्लोबल डेस्टिनेशंस पे जा सकते हो, जो आपको ऑफ़र करती हैं वीज़ा फ्री एंट्री। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। पहले जापान टॉप पे हुआ करता था, पर आज के टाइम के ऊपर जापान तीसरे नंबर पर जा चुका है, टॉप के ऊपर आपका सिंगापुर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज की डेट है 20 जुलाई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक मेजर कंसर्न था, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू सीसैट। अब देखो काफ़ी सारे लोगों को इससे डर लगता है, काफ़ी इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। अब ऐसे टाइम के ऊपर हमारी टीम इस यहाँ पर सीसेट का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आ रही है। ये कोर्स ना इस तरह के से डिज़ाइंड है कि आप इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे एंड साथ ही साथ एडवांस लेवल भी पूरा अच्छे से कवर करोगे। साथ में इसके प्रैक्टिस का भी पूरा-पूरा प्रावधान रखा गया है। सर वो कैसे? देखो एक्चुअल में आपका मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यहाँ पर आपकी क्लासेस होंगी। उसी तरह से ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये इसलिए एलोकेट करे गए हैं ताकि आप इसके साथ अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है ना? तो ये जो आपका सीसेट का कोर्स होने जा रहा है ना, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरह से बनाया गया है और एक तरह से ना आपके पूरे जो भी सीसेट के अंदर आपको इश्यूज़ फेस होते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएँगे। पिछले सालों के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे हेल्प हुई है। इस बार हमने इसको और भी नए ढंग से बनाने की कोशिश करी है, ताकि अगर मान लो यूपीएससी कितना भी डिफ़िकल्ट लेवल पे पूछ ले, तब भी हम उसको कवर करने के लिए रेडी रहें। तो प्रैक्टिस सेशन इसीलिए इंक्लूड करे गए हैं, प्रॉपर यहाँ पे ना असाइनमेंट्स होगी आपकी,
ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए इस एग्जाम को क्लियर करने के अंदर। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, मेक श्योर वहां पर जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, आपके लिए रेवोल्यूशनरी बदलने वाला है एक तरह से बिल्कुल ये कोर्स। देखो एक ना आपका आज का होमवर्क ऑफ द डे है, तो उसके अंदर आपको क्या बताना है। देखो ये रहा आपका टर्की, ठीक है ना। टर्की किन दो सीज के बीच में लोकेटेड है, कौन सा ये सी नंबर 1 है, कौन सा सी नंबर 2 है। ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि ये 1 क्या है और 2 क्या है, राइट। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन के बीच में काफी मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ना ये जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, ये भी कल जब आपको मैं होमवर्क इसका बताऊंगा ना, इसका डिस्कशन करूंगा, तब मैं आपको समझा दूंगा कि टर्की का वहां पे क्या रोल है। तो अभी क्या हुआ है, रशिया ने जो यूक्रेन का पोर्ट है ओडिशा का, उसको मिसाइल से काफी इश्यूज क्रिएट करे हैं यहाँ पर। आप इस पर्टिकुलर लोकेशन को देख सकते हो, तो लोकेशन जरा इसकी इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक सी को भी टच करती है लोकेशन उड़ीसा की, ठीक है ना। तो यूक्रेन का ये लार्जेस्ट सी पोर्ट है और काफी मेजर रोल ये प्ले करता है। यूक्रेन का जो ग्रेन है, स्पेशली वीट की अगर हम बात करें ना, तो आप जानते हो कि यूक्रेन वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है वीट का, तो उसके लिए काफी मेजर पोर्ट ये बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज डिजिटल टाइम वाउचर्स। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल टाइम वाउचर्स क्या है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ईसीआई, उसने इंट्रोड्यूस करे हैं डिजिटल टाइम वाउचर। किस पर्पस के लिए, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए, ताकि आपका जो दूरदर्शन हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो ऑल इंडिया रेडियो हो गया, उसके ऊपर इनको कितना कितना टाइम मिलना चाहिए, उसके लिए इन्होंने डिजिटल टाइम वाउचर्स यहाँ पे दिए हैं। अब ध्यान रखिएगा कि ये ना हम डिजिटली दे रहे हैं, ठीक है ना। डिजिटल टोकन एक तरह से हो गया है। पहले ये डिजिटल नहीं होता था, पहले सिंपली हम नॉर्मल इनको वाउचर्स देते थे। अब आप हर चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, दुनिया में हर चीज़ कहीं ना कहीं डिजिटल हो रही है, तो ये भी उसी डायरेक्शन में एक हमारा कदम है, ठीक है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये वाउचर होगा, वो अकॉर्डिंगली दूरदर्शन के पास जाके या ऑल इंडिया रेडियो सेंटर के पास जाके उसके बदले में टाइम मांग सकता है। कहने का मतलब क्या, देखो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनको भी तो अपने आप को प्रमोट करना होता है ना, टीवी के माध्यम से अपने मैसेज को पहुंचाना होता है। तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के रिगार्डिंग ईसीआई परमिशन देता है कि हाँ, अब वहां पर कुछ टाइम आपको मिल जाएगा अपने आप को अपने विचार वहां पे बताने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो 5 मिनट का हो गया, 10 मिनट का हो गया, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन इनको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। और डिजिटली से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जा रहा है। अगर आप नोटिस करोगे ना, इसका थोड़ा बैकग्राउंड में चलें, तो 1998 में ये स्कीम लेकर आई अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसके एक स्टैट्यूटरी बैकिंग बिल्कुल है। ध्यान में रखना कि हर नेशनल पार्टी और जो रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी होती है, उनको एक बेस टाइम एलोकेट किया जाता है, ठीक है ना। ये बेस टाइम आपका अलग अलग जो डिफरेंट पार्टीज है उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और दोनों के लिए होता है, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के रिगार्डिंग। फिर अगर मान लो किसी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसको एडिशनल टाइम भी एलोकेट किया जाता है, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, दैट इज कि आप मुझे बताओगे कि आखिर इंडिया में आज के टाइम के ऊपर ना नेशनल पार्टीज कितनी है। ये लिखा ना, हर नेशनल पार्टी और हर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी को, मतलब ये चीज बेस टाइम एलोकेट किया जाता है। तो ध्यान से मुझे सोच के बताना कि आज के टाइम के ऊपर कितनी पार्टीज हैं जिनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ नेशनल पार्टी के बारे में, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, अगर कोई पार्टी है ना जिसको लोकसभा के अंदर 2% ऑफ द सीट्स से ज्यादा मिलती हैं इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, तब वो नेशनल पार्टी बन सकती है कि पिछले लोकसभा के अंदर उनको 2% सीट से ज्यादा मिली, ठीक है ना, इन 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तब हो सकता है। या फिर वो जो पर्टिकुलर पार्टी है वो 4 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो, तब उसको मिल सकता है। साथ ही साथ जो आपका लोकसभा हो गया या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर अगर उसको 6% से ज्यादा वोट्स मिलती हैं इन 4 और मोर डिफरेंट स्टेट्स, तब भी उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है। ध्यान रखना, यहाँ मैंने बोला था 2% ऑफ द सीट्स, यहाँ क्या बोल रहा हूँ 6% ऑफ द वोट्स, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया रहते हैं कहीं ना कहीं किसी पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग। आपको मुझे क्या बताना है कि भैया कितनी पार्टीज हैं नेशनल पार्टीज, ठीक है। तो उसमें थोड़ा ना चेंजेस आए हैं, तो मुझे आप एक बार बताना। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज यूपीयू। सर यूपीयू क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है ना क्योंकि ये यूपीआई, जो यूनिफॉर्म पेमेंट हमारा जो है ना, यूपीआई जो सिस्टम होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसको यहाँ पे एवेल्युएट कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के लिए इसको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसकी बात है।
पर सर आखिर ये यूपीयू क्या है? हमें यूपीआई तो बिल्कुल अच्छे से पता है, बहुत बार पढ़ रखा है यूपीआई के बारे में तो, पर ये यूपीयू क्या है? देखो दरअसल में ना यूपीयू एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ना एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1874 के अंदर। देखो नाम क्या है, पोस्टल यूनियन। आप खुद सोचो, उस टाइम के अंदर ना पोस्टल सर्विसेज बहुत रिक्वायर्ड होती थी। कहीं ना कहीं हमें चेक करना पड़ता था ग्लोबली कि पोस्टल नेटवर्क हम कैसे उसको इफेक्टिवली उसको फंक्शन करवा पाएं। जो हमारी मेल वगैरह होती है ना, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें जाती थी। जो जीमेल वगैरह की बात नहीं कर रहा, नहीं, जो आप फिजिकल मेल की बात कर रहे हो, इंटरनेशनली उसके अंदर कॉपरेशन होता था। ये भी देखना होता था कि दुनिया में अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो पोस्टल के रेट्स हैं वो कैसे कैसे हैं। ठीक है ना? कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि मान लो एक चिट्ठी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जानी है तो प्रॉपर कैसे जाए, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते थे। ठीक है ना? मेल्स को सॉर्ट करना हो गया। फिर धीरे धीरे कैसे हुआ कि नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई पोस्टल सेक्टर के रिगार्डिंग हो गया। ठीक है ना? तो इसका काम अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं बढ़ता गया, क्योंकि देखो रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने थे। अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी के आने से कहीं ना कहीं क्या कंट्रीज भी उसके साथ अलाइन हो रही हैं नहीं हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट सर्विसेज हैं या नहीं है, लॉजिस्टिक्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज के टाइम पर भी जैसे जैसे अब ई कॉमर्स आ गया, डिजिटलाइजेशन आ गया, कम्युनिकेशन के माध्यम बदलने लग गए, तो उस हिसाब से इसको भी अकॉर्डिंगली अलाइन होना पड़ा। ठीक है ना? तो ये यूपीयू का काम है, इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए यूपीयू के बारे में। ठीक है ना? ध्यान रखना, यूएन की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक तरह से इंटरनेशनल कॉपरेशन में काम करती है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 1874 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडिया ने 1876 में इसको ज्वाइन कर लिया था। आज के टाइम के ऊपर 192 मेंबर कंट्रीज है इसकी, और कोई भी यूएन की जो मेंबर कंट्री है उसका पार्ट बन सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर मान लो कोई कंट्री यूएन की मेंबर नहीं भी है, तब भी वो इसका मेंबर बन सकती है यूपीयू का, अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स उसको अप्रूव कर दें कि हाँ, इस कंट्री को हम मेंबर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में वो भी मेंबर बन सकती है। तो आई होप आप यूपीयू के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज। अब इसको समझते हैं। देखो एक ना डब्ल्यू और यूनिसेफ, इसको भी समझाऊंगा डब्ल्यू और यूनिसेफ क्या है। इन्होंने ना एक डेटा पब्लिक किया है 2022 का। उस हिसाब से इंडिया ने ऑल टाइम हाई ऑफ 93% यहाँ पे अचीव किया है इन डीपी3 इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2022। समझते हैं ये आखिर है क्या डीपीटी। देखो इसका मतलब होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। सर टेटनस तो हमने सुना है, ये बाकी चीजें क्या है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस? देखो पहले ना तीनों का समझ लेते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया क्या है? एक तरह की काफी आपकी सीरियस इन्फेक्शन होती है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कॉज करी जाती है। ठीक है ना? यहाँ पर आप देख सकते हो उस बैक्टीरिया का नाम भी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर बीमारी को कॉज करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो बीमारी है ये पर्सन टू पर्सन फैलती है। सर पर ये बीमारी है क्या? देखो कई बार ना आपका जो गला होता है, आपका जो थ्रोट होता है और आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसको ये मेजरली इफेक्ट करती है। आपको कुछ ना ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ठीक है? बाकी आपका गला खराब हो गया, ठीक है, खांसना हो गया, ये सारी चीज़ें तो आपकी होती ही होती हैं इसके अंदर। और इसके माध्यम से ये सामने वाले बंदे को फैल सकती है ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। ठीक है ना? तो टच करने से भी कई बार हो सकता है कि सामने वाला पर्सन यहाँ पे उसको ये बीमारी फैल सकती है डिप्थीरिया की। तो ध्यान रखना बैक्टीरिया से ये होती है और काफी सीरियस इन्फेक्शन है। तो दूसरी सर क्या है पर्ट्यूसिस? देखो वूपिंग कफ बोलते हैं इसको। आपने काली खांसी का नाम सुना होगा ना शायद, तो पर्ट्यूसिस उसी को बोलते हैं जो वूपिंग कफ होता है। ठीक है ना? ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये भी बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस के माध्यम से। और ये जो बैक्टीरिया ये भी पर्सन टू पर्सन जो होता है उसके थ्रू ये फैल सकता है। जब आप खांसते हो और जब आप छींकते हो तो कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, तो अकॉर्डिंगली अगर सामने वाला कांटेक्ट में आता है तो उसको भी ये फैल सकता है। तीसरा है टेटनस। टेटनस आप जानते होंगे, ठीक है ना? आप लोगों ने बचपन के अंदर या छोटे जब थे आप टेटनस का टीका भी कभी ना कभी लगवाया होगा जब आपके चोट लगती थी, है कि नहीं? तो ये टेटनस ना दरअसल में क्या होता है, आपके जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है? और जब आपके जैसे चोट लग जाती है या इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो स्पेशली जो खुले हुए जो ओपन वाउंड्स होते हैं वहां से इसका फैलने का खतरा बहुत रहता है। ये भी एक बैक्टीरियम ही होता है यहाँ पे, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये यहाँ पे ना पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। ठीक है ना? ये इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं पूरे इन्वायरमेंट में होते हैं, और जैसे ही मान लो आपके चोट वगैरह लगती है तो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब इसके लिए इन सभी के लिए हमने ये वैक्सीन बना रखी है, जो डीपीटी वैक्सीन है ना, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस वैक्सीन। ये इसमें क्या होता है, जो हमारे ये जो बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा था, इन्हीं का है ना इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है। ठीक है? अब वैक्सीन का प्रोसेस आप जानते होंगे। तो ये जब हम उसके अंदर डालते हैं वैक्सीन के अंदर ये इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया,
तो अकॉर्डिंगली ना हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, और हमारे यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बन जाती हैं इनके रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो इम्यूनिटी बन जाती है, तो अच्छे से हम प्रोटेक्टिव रहते हैं इनके रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सर आपने जो यूआईपी बात करी थी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसका क्या मतलब है? देखो हमारी गवर्नमेंट ना बहुत सारी यहाँ पर फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना, बच्चों के लिए और भी चीज़ों के लिए, ताकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारी बीमारियां ना हो। जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस हो गया, आपका पोलियो, मीजल्स, रुबेला, ठीक है ना, आपका जो टीबी के रिगार्डिंग हो गया, रोटावायरस डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, इन सभी के रिगार्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर यहाँ पे वैक्सीन प्रोवाइड करती हैं। न्यूमोकोकल निमोनिया हो गया, ये सारी चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, एक ना जापानीज एनसेफेलाइटिस भी है। ये सिर्फ जो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उसके अंदर प्रोवाइड करी जाती है, पर अदरवाइज ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम था आप देख सकते हो, 1978 के अंदर हमने एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया था, फिर बाद में हमने इसका नाम चेंज कर दिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। राइट है। डब्ल्यू का डेटा आया था, तो थोड़ा डब्ल्यू के बारे में भी जान लेते हैं। देखो डब्ल्यू की फॉर्मेशन हुई थी 1948 के अंदर। ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हेडक्वार्टर्स इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम यूनेस्को भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, काम यही है, आप काम तो जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे हम दुनिया भर में अचीव कर पाएं, वो डब्ल्यू का काम है। अब ये डेटा के अंदर आप जानते थे यूनिसेफ का भी रोल आया था। ठीक है, तो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 के अंदर। आपको न्यूयॉर्क के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी यूएन जनरल असेंबली है, यूएनजीए है। अब नाम में ही देखो क्या है, चिल्ड्रन आ गया ना, तो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग ये पूरा अच्छे से काम करती है, उनके कैसे कैसे राइट्स होने चाहिए और कैसे उनको फुल पोटेंशियल तक मीट कर पाएं, ये सारी बातें यूनिसेफ के द्वारा देखी जाती हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, भूमि सम्मान अवार्ड एंड लैंड डिजिटाइजेशन। इसको समझने की कोशिश करना। देखो अभी क्या हुआ है, हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा ये भूमि सम्मान दिए गए हैं। किनको सम्मान दिए गए हैं सर? ये देखो एक्चुअल में ना हमारे देश के अंदर, जैसे आप भी कल को जाके डीसी बनोगे, ठीक है, डीसी हो गया, डीएम हो गया, या फिर स्टेट के सेक्रेटरीज बनोगे, उनको ये अवार्ड दिए गए हैं। सर क्यों दिए गए हैं उनको ये अवार्ड? उनको अवार्ड इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने ना, अगर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, अगर इसके अंदर उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उसके लिए इनको यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। समझने की कोशिश करना। जैसे हमारा, आप देखते हो ना कि लैंड एक मेजर इशू है इंडिया के अंदर। लैंड नहीं, लैंड रिकॉर्ड्स। होता क्या है ना, आपको अगर आपको प्रूव करना हो कि मान लो अब ये ज़मीन आपकी है, तो शायद आपको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि किसी के पास कागज़ ही नहीं होते उसके पास ढंग के। अगर आप ऑफिसेज़ में भी जाते हो तो कोई कहता है कि यार इस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ, तो काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो आप अपनी ज़मीन ही प्रूव नहीं कर पा रहे, तो आपको क्रेडिट या लोन वगैरह भी नहीं मिलता बैंकों से। तो इस वजह से ना हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल हम ना लैंड को, रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर रहे हैं। उसके माध्यम से जो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होंगे, वो सारे कहीं न कहीं खत्म हो जाएँगे। इनफैक्ट ना ऐसा भी बोलते हैं कि इंडिया में जो ज़्यादातर केसेज़ होते हैं, वो कहीं न कहीं ज़मीन के ही ना, ज़मीन के अंदर ही कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से होते हैं। तो अगर हमने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ कर दिया, मॉडर्नाइज़ कर दिया, तो डेफ़िनेटली फ्यूचर के अंदर ना हमारे जो बहुत सारा टाइम हमारा ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में जाता है, ठीक है ना? उससे हमारी जीडीपी भी इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत देखी जा सकती हैं। ध्यान रखना, इसको ऑर्गेनाइज़ किसने किया था? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसके द्वारा। और ऐसा पहली बार है कि इस तरह के हम अवार्ड्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और टीम्स को। तो भूमि सम्मान अवार्ड इस बार पहली बार दिए गए हैं इन द प्रीवियस 75 ईयर्स। तो भूमि सम्मान के रिगार्डिंग ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें पता होने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 75 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर लैंड गवर्नेंस, ये अभी रिसेंट न्यूज़ में था। ठीक है ना? ये कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है? इसका मुझे आप नीचे कमेंट से बताओगे कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। साथ में ही वो जो मैंने पूछा था ना 1 एंड 2 क्या है, वो टर्की कौन-कौन से सीज़ के बीच है, वो भी बताओगे। एंड साथ ही साथ इंडिया में कितनी आज के टाइम के ऊपर नेशनल पार्टीज़ हैं, ये भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। कल मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था, उसका क्विकली आंसर बता देता हूँ। नामदा आर्ट क्या कश्मीर के अंदर थी? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना? हमने इसको समझा था, इस आर्ट को पूरी हिस्ट्री भी जानी थी। आईएनएसटीसी क्या 2000 में इनिशिएट हुआ? बिल्कुल ठीक है। क्या ये पाकिस्तान, इंडिया और ईरान ने इनिशिएट किया? देखो पाकिस्तान कैसे आ जाएगा इसके अंदर, ये बात गलत है। रशिया था आपका, इंडिया था, ईरान था। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन रूट बनाने की यहाँ पे कोशिश है। कर्ज स्टेट की बात करें तो क्या ये सदर्न अमेरिका के अंदर है? द आंसर इज फॉल्स। ये आपका आ जाएगा ईस्टर्न यूरोप के अंदर। क्लियर हुई आपको बात? ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
PWONES ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड साथ ही अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।